झरनों के बीच बहू की ठंडी रसोई। एक गरीब परिवार भीषण गर्मी में बिना पंखे और सुविधाओं के बिना अपना जीवन गुजार रहा होता है। घर में चूल्हे पर खाना बनता है, जिसकी वजह से सब लोग गर्मी और धुएं से परेशान रहते हैं। घर की बड़ी बहू चूल्हे पर खाना बनाते हुए परेशान होती है। हे भगवान, कितनी गर्मी हो रही है। चूल्हे पर खाना बनाते बनाते जैसे आज मेरी जान ही निकल जाएगी। आंखों में भी धुएं की जलन बहुत हो रही है। विमला को सांस की बीमारी होती है और उसे धुएं से एलर्जी भी होती है। अरे माँ जी, आपको फिर से सांस लेने में परेशानी हो रही है क्या? हाँ बेटी, न जाने भगवान कब हमारी ये गरीबी दूर करेगा और इस घर से चूल्हा बाहर करेगा। इस चूल्हे ने तेरी माँ की तबीयत और खराब कर दी है। पिताजी, मैं अभी माँ के लिए झरने से ठंडा ठंडा पानी लेकर आती हूँ। काजल जल्दी से झरने से ठंडा पानी लेकर आती है और सोनी विमला की कमर और हाथ पैर दबाने लगती है, जिससे विमला को थोड़ी राहत मिलती है। एक तो गरीबी, ऊपर से मेरी ये बीमारी। दिन रात अंकित खेत में मेहनत करता है, लेकिन उसकी कमाई से तो पूरे घर का खर्च भी ठीक से नहीं चल पाता। हे भगवान, आखिर गरीब होने की इतनी बड़ी सजा क्यों दे रहा है? गर्मी में घर में छत का पंखा तक नहीं है। ऐसे धीरे धीरे शाम का वक्त हो जाता है और अंकित खेत से काम करके घर लौट आता है। सोनी अंकित को देखकर कहती है, अरे आज तो आप पूरे पसीने में भीग चुके हो। हाँ भाई, आज बहुत ही ज्यादा गर्मी थी। सच में मुझे तो बार बार खेत में काम करते हुए चक्कर आ रहे थे। वो तो शुक्र है खेत के पास ही झरना है, जिसमें जाकर मैं डुबकी लगा लेता हूँ और थोड़ी ठंडक महसूस हो जाती है, वरना ये गर्मी तो जान ही निकाल देगी। आपकी ही तरह मेरा भी गर्मी से बुरा हाल है। चूल्हे के सामने तो सच में बिल्कुल भी बैठा नहीं जाता। घर में पंखा भी नहीं है। आज तो माँ जी की तबीयत भी बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। अरे बेटा, जो होगा परमात्मा सब अच्छा ही करेगा। अब तुम सब लोगों के लिए खाना लगा दो। सोनी चूल्हे पर पूरे परिवार के लिए खाना बनाती है और सभी लोग जमीन पर बैठकर एक साथ खाना खाने लगते हैं। मम्मी, मुझे तो बहुत गर्मी लग रही है। मुझसे तो गर्मी के मारे खाना भी नहीं खाया जा रहा। तभी सोनी हाथ का पंखा लेकर आती है और सब लोगों को हवा करने लगती है। खाना खाने के बाद सब लोग गर्मी से बहुत परेशान होकर घर के बाहर आकर बैठ जाते हैं। हे भगवान, अंदर तो इतनी घुटन हो रही है, न जाने रात को कैसे सोया जाएगा। अरे भगवान, अंदर गर्मी और बाहर मच्छर, न जाने आज की रात कैसे कटेगी। वैसे ही दिन भर काम करके इतना ज्यादा थक जाते हैं, ऊपर से गर्मी ने जीना हराम कर रखा है। पता नहीं कब जाएगी ये गर्मी। अरे भाई, बाहर तो बहुत मच्छर हो रहे हैं। बेटा, हर रोज की तरह आज भी घर के अंदर ही चटाई बिछाकर सो जाते हैं। अरे बेटा सोनी, मैं ये बोल रही थी कि तुम घर में थोड़ा थोड़ा पानी छिड़क दो, इससे घर में थोड़ी ठंडक बनी रहेगी। माँ जी, आप सही बोल रही हो। मैं अभी घर में पानी छिड़क देती हूँ, कम से कम थोड़ी तो घर में राहत मिलेगी। सोनी और काजल दोनों मिलकर और पूरे घर में छिड़क देती हैं, जिससे घर में थोड़ी ठंडक हो जाती है। लेकिन रात भर गर्मी और मच्छरों की वजह से उनकी नींद पूरी नहीं हो पाती। अगली सुबह सोनी जल्दी उठ जाती है और धूप निकलने से पहले ही घर के बाहर का आंगन साफ करने लगती है। हे भगवान, शुक्र है मैं धूप में निकलने से पहले ही आंगन साफ कर लेती हूँ, वरना धूप में तो बिल्कुल भी सफाई नहीं होती। तभी विमला भी उठ जाती है। अरे सोनी बहू, आज बड़ी गर्मी लग रही है, मेरे लिए तो गोंद का ठंडा शरबत बना देना। सोनी बाहर का सारा काम खत्म करने के बाद अंदर आती है और पूरे परिवार के लिए गोंद का ठंडा शरबत बनाती है, जिसे पीकर सब लोगों को थोड़ी राहत मिलती है। अरे भाई, मैं तो खेत में काम करने जा रहा हूँ, तुम मेरा खाना खेत में आज भिजवा देना। हाँ जी ठीक है, मैं पूरे परिवार के लिए खाना बना दूंगी और आपका खाना खेत में भिजवा दूंगी। आप खेत में पेड़ की छांव और झरने की ठंडी फुहार के साथ आराम से खाना खा पाओगे। इसके बाद काजल और सोनी मिलकर पूरे परिवार के लिए खाना बनाती है और सोनी अंकित का खाना लेकर खेत की तरफ चली जाती है। सोनी खेत से वापस घर लौट रही होती है, तभी पड़ोसन कमलावती उसे रास्ते में मिल जाती है। हे भगवान, कितनी गर्मी हो रही है। इतनी गर्मी में तुम पूरे परिवार के लिए चूल्हे पर खाना बना लेती हो, और अंकित बेटा भी दिन रात इतनी गर्मी में खेत में काम करता रहता है। ऊपर से तुम्हारे छोटे देवर राजन की पढ़ाई का सारा बोझ भी तो अंकित के कंधों पर आ गया है। हाँ आंटी जी, आप बात तो सही बोल रही हो, लेकिन क्या कर सकते हैं, जिम्मेदारियों से भागा थोड़ी जाता है। आज राजन पढ़ रहा है, कल को कामयाब भी तो हो जाएगा। ऐसा बोलकर सोनी अपने घर आ जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीतते रहते हैं। कुछ दिन बाद अंकित के फोन पर राजन का कॉल आता है। विमला जल्दी से फोन उठाती है। कैसा है मेरा प्यारा बेटा? मुझे तो तेरी बहुत याद आ रही थी। हाँ माँ, मुझे भी आप लोगों की बहुत याद आ रही है, और अब तो जल्दी मेरा कॉलेज पूरा होने वाला है। मैं जल्दी घर आने वाला हूँ।
ऐसा बोलकर राजन फोन रख देता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और राजन का कॉलेज भी पूरा हो जाता है। कॉलेज खत्म होने के बाद राजन रजनी से मिलने जाता है। रजनी, अब मेरा कॉलेज पूरा हो चुका है और तुम्हें तो पता ही है कि अब मेरा परिवार मेरी पढ़ाई पर और पैसे नहीं लगा सकता। मुझे गांव जाकर भैया के साथ खेती में हाथ बटाना ही होगा। राजन, तुम्हें बहुत अच्छे से पता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अगर तुम घर जाओगे तो मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। अब मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती। मुझे तुमसे शादी करनी है। देखो रजनी, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन तुम जानती हो कि मैं कितने गरीब परिवार से हूँ। वहाँ की गर्मी तुम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। तुम हमेशा एसी में पली बड़ी हो, तुम हमारे घर में एडजस्ट नहीं कर पाओगी। नहीं राजन, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगी, बस तुम मुझसे शादी कर लो। अच्छा ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो तो तुम भी अपने मम्मी पापा को अपने दिल की सारी बात बता देना और मैं भी अपने परिवार को सब कुछ बता दूंगा। अगले ही दिन रजनी अपने पिता नरेश और माँ शांति के पास जाती है। पापा, मैं राजन से बहुत प्यार करती हूँ। मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ वो बहुत गरीब है, लेकिन मुझे ये भी पता है कि वही मेरा सबसे अच्छे से ख्याल रख सकता है। मैं उसके अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगी। नरेश रजनी को बहुत समझाने की कोशिश करता है, लेकिन रजनी उसकी एक भी बात नहीं मानती। ठीक है बेटा, हम तुम्हारी खुशी में खुश हैं। हमने तुम्हें बड़े ही लाड प्यार से पाला है। तुम्हें गर्मी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती और गाँव में तुम वहाँ उन सबके साथ कैसे रहोगी। माँ, इस दुनिया में प्यार से बढ़कर कुछ नहीं होता और मैं सिर्फ राजन से प्यार करती हूँ। वहीं दूसरी तरफ राजन भी घर पर फोन करके अपने परिवार को सारी बात बता देता है। रामलाल और विमला भी शादी के लिए मान जाते हैं। कुछ दिनों बाद अंकित का पूरा परिवार रजनी के घर रिश्ता लेकर आता है। अरे वाह, बहू तो बिल्कुल चांद के टुकड़े जैसी है, लेकिन ना जाने हमारे गरीब घर में ये रह भी पाएगी या नहीं। इसके बाद दोनों परिवार आपस में बात करते हैं और रिश्ता पक्का कर देते हैं। धीरे धीरे कुछ दिन बीतते हैं और फिर राजन और रजनी की शादी हो जाती है। गृह प्रवेश के रस्म के समय मोहल्ले की कई औरतें भी वहां खड़ी होती हैं। सुना है नई बहू बहुत अमीर घर से आई है, और इधर देखो इनके घर में तो पंखा तक नहीं है। मुझे नहीं लगता ये 4 दिन भी टिक पाएगी। हाँ बहन, तुम सही कह रही हो। इन गरीबों के घर में ये ज्यादा दिन नहीं रह पाएगी। अरे बहन जी, आप हमारी खुशियों में शामिल होने आई हो या फिर हमें हमारी गरीबी का ताना मारने आई हो? विमला की बात सुनकर सभी पड़ोसिनें वहां से चली जाती हैं। जैसे ही रजनी घर के अंदर प्रवेश करती है, वो पूरे घर को ध्यान से देखने लगती है। टूटी हुई छत, घर में पंखा तक नहीं, एक ही कमरे में पूरा परिवार और उसी में चूल्हा। ये सब देखकर रजनी सोच में पड़ जाती है। रजनी, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम मेरे घर में एडजस्ट नहीं कर पाओगी। नहीं राजन, आप देख लेना, देखना मेरा प्यार ही मेरी ताकत बनेगा और मैं पूरे परिवार के साथ अच्छे से रहूंगी। धीरे धीरे शाम का समय होने लगता है। तभी सोनी जैसे ही चूल्हा जलाती है, पूरे घर में धुआं फैल जाता है, जिसकी वजह से विमला को फिर से जोर जोर से खांसी आने लगती है। वहीं दूसरी तरफ धुएं और गर्मी की वजह से रजनी को घुटन महसूस होने लगती है। चूल्हे की आग से पूरा घर और भी ज्यादा तपने लगता है। हे भगवान, कितनी गर्मी है और इन्होंने इसी घर में चूल्हा भी जला लिया। मैं यहाँ कैसे सोऊंगी? अरे भाभी, आप किस सोच में पड़ गई? चलिए, सोनी भाभी ने सब लोगों के लिए खाना बना दिया है, खाना खाकर आराम से सो जाइए। इसके बाद सभी लोग एक चटाई पर बैठकर खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद काजल सब लोगों के लिए चटाई बिछा देती है और सभी लोग सोने के लिए लेट जाते हैं। राजन, यहाँ कितनी गर्मी हो रही है, मुझसे तो नीचे लेटा भी नहीं जा रहा और देखो कितने मच्छर काट रहे हैं। देखो रजनी, हमारे घर के हालात ऐसे ही हैं। धीरे धीरे तुम्हें भी इन सब की आदत हो जाएगी। अब तुम आराम से सो जाओ। लेकिन रजनी को पूरी रात नींद नहीं आती। तभी देर रात सोनी उठती है और देखती है कि रजनी पूरे कमरे में इधर उधर घूम रही है। रजनी, तुम्हें क्या हुआ? लगता है तुम्हें बहुत गर्मी लग रही है और नींद भी नहीं आ रही। हाँ दीदी, बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही। रुको, मैं तुम्हारे लिए सूती चादर पानी में भिगो कर लाती हूँ। तुम इसे ओढ़ लेना और ये हाथ का पंखा भी रख लो। रात भर इससे हवा करती रहना, तुम्हें गर्मी कम लगेगी। ऐसे करते करते पूरी रात निकल जाती है और अगली सुबह रजनी तैयार होकर अपनी पहली रसोई की रस्म अच्छे से करने लगती है। तभी सोनी वहां आ जाती है। अरे रजनी, ये तुम क्या कर रही हो? मुझे पता है तुमसे तो चूल्हे में आग भी नहीं जलेगी। हाँ भाभी, आप मेरे लिए चूल्हे में आग जला दीजिए, तब तक मैं सब्जियां काट लेती हूँ। सोनी चूल्हे में आग जला देती है और उधर रजनी जल्दी जल्दी सारी सब्जियां काटने लगती है। तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और हम दोनों मिलकर पूरे घर का काम अच्छे से कर लिया करेंगे। सोनी रजनी की मदद करने लगती है। भाभी, मीठे में क्या बनाऊं? तुम मीठे में हलवा बना लेना। जैसे ही रजनी चूल्हे के सामने बैठकर हलवा बनाना शुरू करती है, वो पसीने से तरबतर हो जाती है।
धुएं की वजह से उसकी आंखों में जलन होने लगती है, लेकिन फिर भी रजनी हिम्मत नहीं हारती और पूरे मन से सब लोगों के लिए हलवा बनाती है। इस तरह सोनी और रजनी मिल बांटकर पूरे परिवार के लिए खाना बनाती है। इसके बाद सभी लोग एक साथ चटाई पर बैठकर खाना खाने लगते हैं। अरे वाह, आज खाना तो बहुत ही अच्छा बना है। हाँ पिताजी, खाना तो अच्छा बनेगा ही। आज हमारी शहरी बहू ने जो बनाया है। काजल की बात सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं। हाँ, आज तो खाना सच में बहुत अच्छा बना है। इसी तरह प्यार से रजनी की पहली रसोई की रस्म पूरी हो जाती है। घर का सारा काम खत्म करने के बाद सोनी रजनी से बात करती है। अरे रजनी, चलो, घर में पानी नहीं है और हमें झरने से पानी भरकर लाना है। इसके बाद सोनी और रजनी घड़े उठाकर झरने की तरफ चली जाती हैं। जैसे दोनों झरने के पास पहुंचती हैं, वहां की ठंडी हवा और हरियाली देखकर रजनी खुश हो जाती है। यहाँ कितना सुकून है। देखो कितना ठंडा पानी और कितनी अच्छी हवा चल रही है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा यहाँ से जाने का। घर में तो इतनी घुटन रहती है। ऐसी बातें करते हुए दोनों वापस घर लौट आती हैं। अरे दीदी, यहाँ आते ही फिर से वही घुटन शुरू हो गई। दीवारों से भी जैसे गर्म हवा निकल रही है। सच में मुझे तो झरने के पास बहुत अच्छा लग रहा था। अरे बहू, तो तुम पूरा दिन झरने पर ही रहा करो। घर का काम तो बड़ी बहू संभाल ही लेगी। अरे मम्मी जी, मैं ऐसे नहीं बोल रही थी। आप तो मेरी बात का बुरा मान गई। अरे आप लोग बस भी कीजिए। एक तो इतनी गर्मी हो रही है और ऊपर से आप लोग अपना दिमाग भी गर्म कर रहे हो। तभी पड़ोसन सुजाता उनके घर आ जाती है। अरे सुजाता बहन, आज कैसे आना हुआ? आओ, अंदर आओ। अरे बहन, क्या बताऊं, इस गर्मी में तो घर से बाहर निकलना भी जैसे आग में चलने जैसा लग रहा है। और तुम्हारे यहाँ तो मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। खैर, मैं तो तुम्हें प्रसाद देने आई थी। मेरा बेटा माता रानी के दर्शन करने गया था। मैं तो माता रानी से यही दुआ करती हूँ कि तुम लोगों का घर जल्दी से ठीक हो जाए और इस गर्मी से तुम्हें छुटकारा मिले। अब मुझे और घरों में भी प्रसाद देने जाना है। ऐसा बोलकर सुजाता वहाँ से चली जाती है। हे भगवान, ज्यादा कुछ नहीं तो कम से कम हमारी रसोई को ही ठंडी रसोई बनवा दो। रजनी की यह बात सुनकर सोनी जोर जोर से हंसने लगती है। धीरे धीरे दोपहर का समय हो जाता है। तभी गोलू स्कूल से घर वापस आता है। मम्मी, आज कितनी गर्मी हो रही है। मैं तो जल्दी से झरने पर नहाने जा रहा हूँ। तब तक आप मेरे लिए कुछ खाने का बना देना। मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। गोलू बेटा, तुम्हें पता है ना कितनी गर्मी हो रही है और चूल्हे पर खाना बनाने में कितनी दिक्कत होती है। लेकिन गोलू उसकी एक भी बात नहीं सुनता और जिद करने लगता है। जब तक मैं वापस आऊँ तब तक आप मेरे लिए खाना बना देना। ठीक है बाबा, मैं तुमसे नहीं जीत सकती। तुम जाओ नहाने, मैं तुम्हारे लिए खाना बना देती हूँ। इसके बाद सोनी इतनी गर्मी में फिर से चूल्हे पर खाना बनाने लगती है। थोड़ी देर बाद गोलू झरने से नहाकर घर वापस आता है और खाना खाने लगता है। लेकिन घर में बार बार चूल्हा जलने की वजह से आज विमला की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। उसे सांस लेने में बहुत दिक्कत होने लगती है और वो लंबी लंबी सांसें लेने लगती है। अरे भगवान, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? विमला के मुंह से आवाज तक नहीं निकल पाती। सोनी और रजनी बहुत घबरा जाती हैं। सोनी जल्दी से विमला को ठंडा पानी पिलाती है और रजनी उनके पैरों की मालिश करने लगती है और काजल कमर दबाने लगती है। ये सब घर में चूल्हे की वजह से हो रहा है। माँ को पहले से ही सांस लेने में बहुत परेशानी होती है और अब तो उनकी ये दिक्कत दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है कि माँ का कहीं अच्छा इलाज करवा सके। एक तो गरीबी, ऊपर से गर्मी। सोनी बेटा, मुझे लगता है कि अब तुम्हें चूल्हा बाहर आंगन में रख लेना चाहिए। कम से कम तुम्हारी सासू माँ को सांस लेने में दिक्कत तो नहीं होगी। और बेटा, हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है कि हम इसके ऊपर कुछ खर्च कर सके। ठीक है पिताजी, मैं आज शाम को ही चूल्हा आंगन में रख दूंगी। शाम का समय होता है और सोनी चूल्हे को बाहर आंगन में रख देती है। इसके बाद वो बाहर चूल्हे पर ही पूरे परिवार के लिए गर्मी में पसीने से तरबतर होकर खाना बनाती है। रात को सभी लोग खाना खाते हैं और फिर सो जाते हैं। तभी सोनी भी उठकर बाहर आती है और देखती है कि रजनी चूल्हे पर खाना बना रही है। अरे रजनी, तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गई? खाना तो मैं बना लेती, तुम घर का बाकी काम देख लेती। ठीक है भाभी, आप चूल्हे पर खाना बना लीजिए, मैं सब लोगों के कपड़े धो देती हूँ। इसके बाद सोनी चूल्हे पर पूरे परिवार के लिए खाना बनाती है और रजनी धूप में बैठकर हाथ से पूरे परिवार के कपड़े धोने लगती है। तभी राजन वहां आता है। हे भगवान, कितनी गर्मी हो रही है। आज तो लगता है खेत में काम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अरे भाई, खेत में नहीं काम करेंगे तो घर का गुजारा कैसे चलेगा? थोड़ी देर बाद सोनी सब लोगों के लिए खाना बना देती है। खाना खाने के बाद अंकित और राजन खेत में काम करने के लिए चले जाते हैं। भाभी, घर में जो पानी था उससे मैंने सारे कपड़े धो दिए और अब घर में पानी भी नहीं है। हमें झरने से पानी लेने चलना चाहिए। इसके बाद दोनों पानी भरने के लिए झरने की तरफ चली जाती हैं। भाभी, सच में मुझे तो झरने के पास आकर ऐसा लगता है जैसे मैं स्वर्ग में आ गई हूँ।
घर में तो गर्मी के मारे मेरी बुरी हालत रहती है। मेरा तो मन करता है कि मैं यहीं पानी में डुबकियां लगाती रहूं। देखो ना, ये ठंडा ठंडा पानी कितना अच्छा लग रहा है। सोनी और रजनी झरने के पानी में पैर डालकर बातें कर रही होती हैं बैठी हुई। तभी अंकित और राजन भी वहां आ जाते हैं। अरे भाई, तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? घर का काम नहीं है क्या? अरे हम तो अपना काम करके आए थे पानी लेने, लेकिन आप लोग यहाँ कैसे? अरे भाभी, बस पूछो मत, गर्मी से तो जान ही निकली जा रही है। हम तो यहाँ पानी पीने आए थे। सच में इतनी गर्मी में तो हालत खराब हो जाती है। अब कुछ देर झरने के ठंडे पानी में बैठेंगे और ठंडी ठंडी हवा का आनंद लेंगे तो थोड़ा सुकून मिलेगा। इसके बाद सभी लोग कुछ देर बैठकर बातें करते हैं। इसी तरह कुछ दिन बीतते रहते हैं। एक दिन रजनी चूल्हे पर खाना बना रही होती है। तभी अचानक उसे चक्कर आ जाता है और वो बेहोश होकर गिर पड़ती है। तभी अंदर से सोनी बाहर आती है और रजनी को बेहोश पड़ा देखकर घबरा जाती है। हे भगवान, क्या हो गया रजनी? तुम ठीक तो हो ना? सोनी जल्दी से रजनी के चेहरे पर पानी के छींटे मारती है और उसे अंदर ले जाकर चटाई पर लेटा देती है। वहीं काजल हाथ के पंखे से उसे हवा करने लगती है। हे भगवान, मेरे ऊपर तो पहले ही परेशानी कम थी, कम से कम मेरी बहू बेटी को तो ठीक ठाक रखो। अरे भगवान, शुभ शुभ बोलो। मैं अभी डॉक्टर को बुलाकर लाता हूँ, देखते हैं बहू को क्या हो गया है। रामलाल जल्दी से डॉक्टर को लेकर आता है। डॉक्टर रजनी का चेकअप करती है और फिर मुस्कुराने लगती है। आप लोगों के लिए खुशखबरी है। डॉक्टर साहिबा, हम आपकी बात समझे नहीं। अरे आप बुआ बनने वाली हैं। आपके घर में एक नन्हा मेहमान आने वाला है। डॉक्टर की बात सुनकर पूरा परिवार खुशी से झूम उठता है और रजनी भी शर्म से मुस्कुराने लगती है। देखिए, बाकी सारी चीजें तो ठीक है, लेकिन अब आपको इनका बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा। इन्हें आराम की सख्त जरूरत है। अरे डॉक्टर साहिबा, आप चिंता मत करिए, मैं हूं ना। मैं अपनी देवरानी का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। कुछ देर बाद डॉक्टर वहां से चली जाती हैं। धीरे धीरे शाम का समय होने लगता है और अंकित और राजन दोनों भाई खेत से वापस घर आते हैं। अरे राजन, अब तो तुम्हारी जिम्मेदारियां और बढ़ चुकी हैं। तुम पापा बनने वाले हो। इतना सुनकर राजन खुश हो जाता है। हाँ माँ, आप सही कह रही हो। अब तो मेरी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। मुझे दिन रात खेत में मेहनत करनी होगी। अरे भाई, बातें तो बहुत हो गई। मैंने तुम सब लोगों के लिए चूल्हे पर खाना बना दिया है। मुझे बहुत गर्मी लग रही है। आप सब जल्दी से खाना खा लीजिए, फिर मुझे घर का बाकी काम भी समेटना है। इसके बाद सभी लोग एक साथ बैठकर खाना खाने लगते हैं। अगली सुबह सोनी पूरे परिवार के लिए चूल्हे पर खाना बना रही होती है। वहीं रजनी घर का बाकी सारा काम संभाल लेती है। घर का काम खत्म करने के बाद सोनी और काजल झरने से पानी लेने के लिए चली जाती है। झरने के पास पहुंचते ही ठंडी हवा महसूस करके सोनी सुकून की सांस लेती है। अरे काजल, सच में यहाँ कितनी शांति है और घर में इतनी घुटन रहती है कि पूछो मत। चूल्हे पर खाना बनाते वक्त तो गर्मी से जान निकलने लगती है। मेरा तो मन करता है कि क्यों ना हम अपनी रसोई यहाँ बना ले और पूरा परिवार भी झरने के पास ही रहे। ठंडी ठंडी हवा और ठंडा ठंडा पानी, सच में बहुत सुकून मिलेगा। सोनी की बात सुनकर काजल हंसने लगती है। अरे भाभी, झरने के पास भी कहीं रसोई बनती है? आप भी ना कुछ भी सोच लेती हो। चलिए अब जल्दी घर चलिए, घर में सब इंतजार कर रहे होंगे और आपको तो पता ही है माँ कितनी जल्दी गुस्सा हो जाती है। दोनों बातें करते हुए कुछ देर बाद घर वापस आ जाती है और इसी तरह कुछ दिन बीतते रहते हैं। सोनी और काजल गर्मी में घर का सारा काम करती रहती हैं। वहीं रजनी घर में आराम करती और गर्मी की वजह से परेशान होकर अकेले बोर होती रहती। एक दिन रजनी सोनी के पास जाती है। दीदी, सच में मुझे घर में बहुत बोरियत महसूस होती है। मैं पूरा दिन अकेली रहती हूँ। माँ जी और बाबूजी तो अपनी बातों में लगे रहते हैं और आप भी पूरे दिन घर के काम में व्यस्त रहती हो। मेरा भी मन नहीं लगता। मेरा बहुत मन है कि आप मुझे कहीं बाहर झरने के पास लेकर चलो। हाँ, ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा। चलो आज हम झरने पर ही चलते हैं। इसी बहाने मैं घर का पानी भी ले आऊंगी। इसके बाद दोनों बहुएं पानी लेने के लिए झरने की तरफ चली जाती हैं। झरने के पास पहुंचते ही रजनी खुश हो जाती है। हे भगवान, मुझे तो मेरा एसी मिल गया। सच में दीदी, यहाँ आकर मुझे बहुत सुकून मिलता है। क्यों ना हम यहीं रहने लगे और यहीं पर ही खाना पीना सब कुछ करें। हमारी रसोई भी यहीं बना ले। अरे तुमने तो मेरे मन की बात छीन ली। सच में गर्मी में खाना बनाने में बहुत दिक्कत होती है। मैं भी यही सोच रही थी कि खेत तो हमारे यहीं पास में ही है, तो क्यों ना हम अपनी रसोई यहीं बना ले। पूरा परिवार साथ बैठकर यहीं खाना खा लिया करेगा और दोनों भाई खेत में भी काम कर लिया करेंगे। कुछ देर बाद दोनों पानी पीकर घर वापस आ जाती हैं। दीदी, मैं अभी माँ जी से बात करती हूँ कि हम अपनी रसोई झरने के पास ही बना लेंगे। घर पहुंचते ही रजनी विमला के पास जाती है। माँ जी, हमने सोच लिया है कि हम अपनी रसोई झरने के पास ही बनाएंगे और उसे बिल्कुल ठंडी रसोई बनाएंगे। यहाँ घर में तो बहुत घुटन रहती है और चूल्हे के सामने खाना भी बिल्कुल नहीं बनाया जाता। ऊपर से धुएं की वजह से आपकी तबीयत भी खराब रहती है। डॉक्टर ने भी मुझे आराम करने और ताजी हवा में रहने के लिए कहा है। अरे बहू, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? आज से पहले कभी किसी ने झरने के पास ठंडी रसोई बनाई है क्या? तुम तो नए नए तरीके ढूंढती रहती हो।
हाँ भाई, तुम्हारी सासू माँ सही कह रही है बेटा। लोग क्या कहेंगे कि इनके घर में रसोई भी नहीं है क्या, जो झरने के पास रसोई बनाकर रह रही हैं। पिताजी, आपको लोगों की फिक्र हो रही है, लेकिन मैं तो हम सबके भले के लिए ही सोच रही हूँ। धीरे धीरे रजनी और सोनी मिलकर विमला और रामलाल को मना लेते हैं। इसके बाद दोनों बहुएं अगले ही दिन से झरने के पास अपनी रसोई बनाने का सामान इकट्ठा करने लगती हैं। अरे रजनी, ये तो बताओ हम झरने के पास रसोई बनाएंगे कैसे? अरे भाभी, सबसे पहले हमें जंगल से घास, बांस और बम्बू इकट्ठा करने चाहिए। हाँ भाभी, आप सही बोल रही हो। रजनी, तुम यहीं बैठो और जमीन को साफ कर लो, तब तक मैं और काजल जंगल से बम्बू, घास और लकड़ियाँ लेकर आते हैं। ठीक है दीदी, जब तक आप लोग आते हो मैं जमीन को अच्छे से तैयार कर लेती हूँ। तभी अंकित वहां आ जाता है। अरे तुम दोनों कहाँ जा रही हो? हम जंगल जा रहे हैं लकड़ियाँ लेने के लिए। चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। इसके बाद अंकित भी उनके साथ जंगल चला जाता है। धीरे धीरे शाम होने लगती है और सभी लोग घास, बांस और लकड़ियां लेकर वापस लौट आते हैं। रात के समय ही सभी लोग मिलकर एक मजबूत छप्पर छत के लिए और 3 छोटे छोटे छप्पर दीवारों के लिए तैयार कर लेते हैं। अरे बहू, अब क्या पूरी रात यही निकालोगी? भूख भी लग रही है। घर जाकर कोई सी बहू खाना तो बना दो। माँ जी, खाना तो मैं यहीं पर ही बना दूंगी, बस मुझे थोड़ा वक्त दीजिए। इसके बाद रजनी मिट्टी का चूल्हा बनाकर तैयार कर देती है और उसी पर पूरे परिवार के लिए खाना बनाने लगती है। हे भगवान, यहाँ कितना सुकून है। कम से कम ठंडी ठंडी हवा और चारों तरफ हरियाली देखकर मन को शांति तो मिल रही है। घर में तो चूल्हा जलाना जैसे महाभारत होता था, यहाँ तो धुआं भी हवा में तुरंत उड़ जा रहा है। धीरे धीरे रजनी पूरे परिवार के लिए खाना बना देती है और सभी लोग खाना खाते हैं। अगली सुबह दोनों बहुएं अपनी रसोई का सारा सामान, मिर्च, मसाले, तेल और सारे बर्तन झरने के पास बनी नई रसोई में ले आती हैं और वहां एक छोटी सी रसोई पूरी तरह तैयार कर लेती हैं। उसी के अंदर वो मिट्टी का चूल्हा रख देती हैं। अगली सुबह पड़ोसन सुजाता झरने के पास बनी उनकी नई रसोई देखने पहुंचती है। अरे वाह, तुम लोग गरीब होते ही हो, लेकिन ये क्या कर लिया, झरने के पास ही रसोई बनाने लगे। कुछ तो शर्म कर लेते। आंटी जी, आपको हमसे आखिर दिक्कत क्या है? और ये जमीन हमारे खेत के पास की है, हमने किसी और की जगह पर अपनी ठंडी रसोई नहीं बनाई है। रजनी की बात सुनकर सुजाता मुंह बनाकर वहां से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ सोनी, राजन और अंकित मिलकर रसोई को तैयार करने में लगे होते हैं। अरे ये जो बांस है ना, हम इन्हें सीधे झरने के पानी और चूल्हे के पास जोड़कर लगाएंगे, ताकि जब भी हवा का झोंका आए तो ठंडी ठंडी फुहार सीधे हमारी रसोई में आए। इससे हमारी रसोई बिल्कुल एसी की तरह ठंडी रहेगी। अरे भाग्यवान, तुम भी ना कोई जुगाड़ लगा ही लेती हो। लेकिन बात तो तुमने सही कही, ऐसा करने से हमारी रसोई सच में ठंडी रहेगी। वहीं दूसरी तरफ सोनी अंकित से बात करती है। क्यों ना आप कबाड़ी वाले के वहाँ से कुछ पुराने टायर और छोटे छोटे डिब्बे ले आओ। अरे उनका क्या करोगी? हम उनमें पेड़ पौधे लगाएंगे, इससे हमारी झरने वाली रसोई और भी ठंडी रहेगी और देखने में भी सुंदर लगेगी। साथ ही कुछ सब्जियां भी हो जाया करेंगी। अच्छा ठीक है, वही अभी लेकर आता हूँ। अंकित कबाड़ी वाले की दुकान पर जाता है और वहां से पुराने टायर और छोटे छोटे डिब्बे लेकर आता है। लो भाई, अब तुम्हें जो करना है करो। उसके बाद सोनी उन डिब्बों में मिट्टी भरकर बीज डाल देती है और रोज उनमें पानी देने लगती है। वहीं टायरों को आधा छत पर और आधा नीचे लटका देती है, जिन पर वो बेल चढ़ा देती है और धीरे धीरे कद्दू, लौकी और तोरई की बेलें बढ़ने लगती हैं। कुछ ही दिनों में छोटे छोटे पौधे और बेलें उगने लगती हैं। ये देखकर रजनी और सोनी बहुत खुश होती है। अरे वाह बहू, तुम लोगों ने तो सच में झरने के पास ठंडी रसोई बना ली और ये तो देखने में भी बहुत सुंदर लग रही है। वाह बहू, तुमने तो कमाल कर दिया। कहते हैं ना, मौके पर चौका मार दिया। एक तो झरना, ऊपर से तुमने अपनी रसोई भी यहीं बना ली, तुम्हारे खेत भी यहीं पास में है। अब तुम लोगों का सारा काम भी यहीं हो जाया करेगा। हाँ आंटी जी, लेकिन आपको देखकर मुझे एक बात याद आ गई। कौन सी बात? यही कि गिरगिट रंग कैसे बदलता है। उस दिन आप हमारी इतनी बुराई कर रही थी और आज देखो हमारी तारीफ कर रही हो। राजन की बात सुनकर सुजाता चुपचाप वहां से चली जाती है और सोनी और रजनी जोर जोर से हंसने लगते हैं। धीरे धीरे कुछ दिन बीतते रहते हैं और अब उनकी झरने वाली रसोई पूरी तरह ठंडी और सुंदर बन चुकी होती है। सभी लोग वहीं खाना खाते, बनाते और समय बिताते हैं। माँ, मैं तो यहाँ रोज खेला करूँगा और अपने स्कूल का काम भी यहीं किया करूँगा। धीरे धीरे रजनी की डिलीवरी का समय भी नजदीक आने लगता है। तभी एक दिन अचानक रजनी को तेज दर्द शुरू हो जाता है। रजनी जल्दी से गांव से दाई माँ को बुलाकर लाती है। दाई माँ रजनी को देखती हैं और कुछ ही देर बाद रजनी एक सुंदर से बेटे को जन्म देती है। घर में नन्हा मेहमान आने की वजह से पूरा परिवार खुशी से झूम उठता है। वहीं दूसरी तरफ अब विमला की सास की बीमारी भी पहले से काफी कम हो चुकी होती है। अरे माँ, अब तो आप पहले से काफी ठीक रहने लगी हो, वरना घर में घुटन की वजह से आपकी सांस की बीमारी बढ़ती ही जा रही थी। लेकिन झरने वाली रसोई में रहने से अब आपकी तबीयत भी ठीक रहने लगी है।
हाँ बेटा, ये सब मेरी समझदार बहुओं का ही कमाल है। मैं ही इन्हें कितना गलत समझ रही थी। घर में तो बहुत घुटन और गर्मी रहती थी, लेकिन यहाँ सच में बहुत सुकून है। अब मोहल्ले के लोग आते जाते उनकी झरने वाली ठंडी रसोई को देखकर हैरान रह जाते और उसकी खूब तारीफ करते। दोपहर का समय होता है, तभी सोनी अंकित से बात करती है। मैं सोच रही थी कि अब हम सब यहीं रहने लगे हैं तो क्यों ना हम अपनी खेती भी और बढ़ा ले, उसमें सब्जियां भी होने लगेंगी और हम सब आपकी अच्छे से मदद भी कर पाएंगे। हाँ बेटा, अब रसोई भी खेत के पास ही है, तो आने जाने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। सब लोग मिल बांट कर खेती बाड़ी का काम अच्छे से संभाल लिया करेंगे। धीरे धीरे रात का समय होने लगता है। सभी लोग खाना खाने के बाद चटाई बिछाकर लेटने लगते हैं। अरे भाई, नीचे लेटते लेटते अब तो मेरी कमर में भी दर्द रहने लगा है। पिताजी, मैं कल सुबह ही आपके लिए एक गद्देदार चटाई बना दूंगी, जिस पर सोकर आपको आराम भी मिलेगा और आपकी कमर में दर्द भी नहीं होगा। अगली सुबह सोनी और रजनी जल्दी जल्दी घर का काम खत्म करती हैं और खेत से बड़ी बड़ी घास काट कर ले आती हैं। इसके बाद दोनों घास को सुई से सिलकर गद्देदार चटाई बना लेती हैं। अब पूरा परिवार रात को घास की चटाई पर चादर बिछाकर आराम से सोता है। वहीं दोनों बहुएं रसोई में पानी का छिड़काव भी कर देती हैं ताकि ठंडक बनी रहे। बहू, सच में जैसे ही हवा का झोंका आता है, बैम्बो की रास्ते ठंडी हवा सीधे रसोई के अंदर पहुंच जाती है, जिससे वहां और भी ज्यादा ठंडक हो जाती है। अब हम सब सुकून से अपनी नींद पूरी कर लेते हैं। इसी तरह कुछ दिन बीतते रहते हैं। तभी एक दिन अचानक रजनी के माँ बाप उनसे मिलने गांव आते हैं। वो देखते हैं कि उनकी बेटी झरने के पास बनी ठंडी रसोई में पूरे परिवार के साथ बहुत खुश है। बेटा, मुझे माफ कर देना। मुझे लगता था कि पैसा ही सब कुछ होता है, लेकिन तुमने मुझे गलत साबित कर दिया। परिवार और प्यार से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। मेरी बेटी कितनी समझदार हो गई है, अपने पूरे परिवार को कितने प्यार से एक साथ जोड़कर चल रही है। अपने माँ बाप की बातें सुनकर रजनी भावुक हो जाती है और खुशी से उनको गले लग जाती है। कुछ देर बाद नरेश चारों तरफ देखकर मुस्कुराने लगता है। अरे वाह, सच में तुम्हारी ये झरने वाली रसोई तो इतनी ठंडी है जैसे किसी एसी में बैठे हो। कुछ देर बैठने के बाद नरेश और शांति वहां से वापस चले जाते हैं। अब पूरा परिवार अपनी झरने वाली ठंडी रसोई में हंसी खुशी और सुकून के साथ जीवन बिताने लगता है। कहते हैं, अगर इंसान के अंदर कुछ करने की लगन और हिम्मत हो तो वो हर मुश्किल का हल निकाल ही लेता है। जैसे रजनी और सोनी बहू ने मिलकर अपनी झरने के पास ठंडी रसोई बना ली।